किश्तवाड़ के सुरनू इलाके में बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस घटना में अभी तक किसी की जान जाने की खबर हालांकि नहीं मिली है, लेकिन बादल फटने से इलाके की खेती की जमीन को बहुत नुकसान पहुंचा है। तस्वीर किश्तवाड़ जिले की है, जहां पर दक्षिण के सुरनू इलाके में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बादल फटने से किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि बादल फटने से गाय के 2 शेड क्षतिग्रस्त हो गए। पानी और मलबे के अचानक से बहाव के कारण इलाके में खेती की जमीन को भी भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय प्रशासन ने नुकसान का संज्ञान लिया और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रभावित इलाके में राहत और बहाली की टीमें तैनात कर दी गई हैं। सड़क पर अचानक आए मलबे और पत्थरों की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है। कई गाड़ियों के भी क्षतिग्रस्त होने की खबर है। कई जगहों पर भूस्खलन और पहाड़ियों से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। किश्तवाड़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कुछ दिन पहले भी किश्तवाड़ में 2 जगह बादल फटने की घटना हुई थी। बादल फटने से 34 सड़कें प्रभावित हुई हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पानी के साथ तबाही मचाती ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की है, जहां बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई निचले इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ का पानी शहर के कई रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिससे घरों में रखा सामान खराब हो गया। प्रशासन और राहत टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालात का जायजा ले रही हैं। सब नुकसान हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बस ये कपड़े बचे तन पे, सब कुछ बह गया हमारा, कुछ भी नहीं बचा हमारे, सब कुछ जो कुछ भी था सब कुछ बह गया। डीसी के पास भी गए, हमने बोला हमारे को जगह दे दो किसी एक जगह पे। इन्होंने बहुत बार सुना, हमारे को एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, हमारे को इधर पे जगह नहीं दी। ये देखो अभी देख कितनी तबाही हुई है, हमारी लेडी भी सीधी डूब गई है, जाएँ तो जाएँ कहाँ। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा ना करें और नदियों, नालों और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से दूर रहें। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजौरी में आई बाढ़ में करीब 250 कारें क्षतिग्रस्त हो गई और बस स्टैंड का नामो निशान गायब हो गया। उधमपुर और डोडा में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। राजौरी जिले में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ की वजह से तबाही हुई है। धरल नदी का पानी ओवरफ्लो होकर न्यू बस स्टैंड बेला इलाके में फैल गया, जिससे पार्किंग एरिया में खड़ी कई गाड़ियां बह गई तो कई क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक 250 से ज्यादा गाड़ियां बाढ़ के पानी में बह गई, जिसका वीडियो भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उनके मुताबिक बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। तकरीबन लगभग 200-250 गाड़ी का जो लापता है, और ये लगभग रात को 3-3:30 बजे ये फ्लड आया। और ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई जेसीबी वगैरह कुछ लोगों की हेल्प की जाए, ताकि जिन लोगों की जो गाड़ियाँ फंसी हैं उनको निकाला जाए। कितनी गाड़ियाँ थी बस स्टैंड पे जो नया बस स्टैंड बना था? जो नया बस स्टैंड बना था, बस स्टैंड का तो नाम निशान नहीं रहा कि ये कभी बस स्टैंड था, हो गया, ये खत्म हो गया, टोटल लॉस हो गया। ये उधमपुर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई और इसके बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। डोडा के भलेसा में बारिश और तेज हवाओं के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है और इसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा एडवाइजरी को जारी किया। और राजौरी में आई बाढ़ में जहां पूरा बस स्टैंड पानी में समा गया। ग्राउंड जीरो से TV9 संवाददाता रमन सैनी की यहीं से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था और कुदरत का कहर किस तरीके से राजौरी इलाके पर बरपा है, ये तस्वीरों के इलाके माध्यम से आप देख सकते हैं। ये जो है वो बेला इलाका पड़ता है, जहां पर एक बस स्टैंड है छोटा सा, लेकिन यहां पर जो रात में 3 बजे के आसपास में गाड़ियां पार्क थी, उन गाड़ियों का क्या कुछ दुर्दशा हुई है, इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ ही अंदाजा लगा सकते हैं। दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ इन गाड़ियों का कबाड़ जो है वो देखने को मिलेगा। चारों तरफ भयंकर तबाही देखने को मिली है। यहाँ पर राजौरी में एक महिला की मौत जो है वो इस फ्लैश फ्लड में हुई है और क्या कुछ हालात यहाँ पर बने हुए हैं तस्वीरों के माध्यम से देखिए। पूरा का पूरा बस स्टैंड जो है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं जलमग्न हो चुका था।
नुकसान, नीचे जो दुकानें बनी थी वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो करीबन 35 से ऐसी 40 गाड़ियां जो यहाँ पर डंप यार्ड बन चुकी हैं, यानी कि कबाड़ का ढेर बन चुकी हैं, जो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के साथ ही लोग कुदरत की मार से परेशान हो रहे हैं। आपको रमन सैनी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें अगर आप यहाँ से देखेंगे तो लगातार मैं दिखाऊंगा, ये पूरा इलाका जो है वो पानी में जलमग्न हो चुका था और किस तरीके से तबाही का मंजर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप स्पष्ट नज़र जो है डाल सकते हैं। करीबन 35 से 40 कच्चे कुल्ले जो हैं वो इस इलाके में बने हुए थे, जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं। कई गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से बह चुकी हैं। लगातार अगर आप देखेंगे तो हालांकि अभी दिन चढ़ने के बाद पानी का स्तर थोड़ा ज़रूर उतरा है। पुलिस की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और लगातार यहाँ पर निगरानी की जा रही है कि आखिरकार कहाँ कितना कुछ नुकसान जो है वो देखने को मिला हुआ है। खुद डीआईजी जो हैं राजौरी पुंछ के वो मौके पर हैं। इसके साथ साथ में जो सुरनकोट का इलाका है वहाँ पर भी काफ़ी तबाही देखने को मिला है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों के घरौंदे जो हैं वो पूरी तरीके से उजड़ गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से खाने पीने का जो सामान है, सिलेंडर है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर बह चुका है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ जो हैं, मोटरसाइकिल जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर बह चुकी हैं। और ये मोटरसाइकिल यहाँ नहीं खड़ी थी, ये ऊपर की तरफ खड़ी थी, जो बहकर अब यहाँ पर पहुँची हुई हैं और इनका क्या कुछ हालत बना हुआ है ये आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी में आज सुबह बादल फटने से तबाही मची और नदी और नालों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। संभावित फ्लैश फ्लड को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। तेजी से पानी के साथ मलबे के बहने का यह वीडियो बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी का है, जहां पर आज सुबह बादल फटने से हड़कंप मच गया। अधिकारियों के मुताबिक गुरेज घाटी के ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने से स्थानीय जलधाराओं में पानी का बहाव तेजी के साथ बढ़ गया। हालांकि फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हालात का जायजा लेने के लिए और नुकसान का आकलन करने के लिए मौके पर पहुंचे। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी रास्तों को साफ करने और संपर्क को बहाल करने के लिए अभियान शुरू किया है। राजस्व विभाग और राहत और बचाव दल को एहतियात के तौर पर अलर्ट पर रखा गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी और नालों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। संभावित फ्लैश फ्लड को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा रखी है। प्रशासन ने लोगों से नदियों और जलधाराओं के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। और अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है। अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में इस इलाके में बड़े पैमाने पर आंधी तूफान और भारी बारिश की संभावना है। यात्रा रोके जाने के बाद कटरा में रजिस्ट्रेशन काउंटर्स को बंद किया गया और इसके बाद श्रद्धालु सड़क पर परेशान नजर आए। अधिकारियों के मुताबिक मौसम ठीक होने और रास्ता सुरक्षित हो जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू होने की उम्मीद है। खराब मौसम की चेतावनी के बाद अमरनाथ यात्रा भी स्थगित की गई है। पहलगाम और बालटाल दोनों जगहों से श्री अमरनाथ जी यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान यात्रा मार्ग पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अगले आदेश तक अमरनाथ यात्रा को स्थगित रखने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बात एमपी की करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन हटा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में गांव वाले पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे थे। कई प्रदर्शनकारी पानी के बीच में चिता बनाकर अनशन कर रहे थे। सुबह सुबह पुलिस पहुंची और धरने पर बैठे लोगों से हटने की अपील की, लेकिन वो डटे रहे। जबरदस्ती उठाने के लिए मुख्यमंत्री को बोला तब बात होगी, आपसे क्या बात करें। अपील के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटा दिया। पुलिस ने प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे अमित भटनागर समेत कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।
आपको बता दें कि छतरपुर के कुपी के पास बराना नदी के किनारे बड़ी संख्या में गांव वाले भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें अभी तक उचित पुनर्वास और मुआवजा नहीं मिला है। केन बेतवा लिंक परियोजना का मकसद केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना है, ताकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखा प्रवण बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन इस परियोजना का लगातार विरोध हो रहा है। कुछ संगठन परियोजना में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक युवक ने एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी। वो लड़की की सगाई से बहुत नाराज था। हत्या के बाद उसने क्या कहा, यह भी आपको दिखाते हैं। नासिक के इंदिरानगर में साहिल नाम के लड़के ने 21 साल की वैष्णवी आवारी की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद साहिल ने वैष्णवी के मंगेतर को फोन किया और कहा कि मैंने आज वैश्यू को खत्म कर दिया। वारदात वाली जगह से कुछ दूरी पर साहिल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक वैष्णवी और साहिल पहले रिश्ते में थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी और दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। अलग होने के बाद वैष्णवी के परिवार वालों ने एक दूसरे से उसकी सगाई कर दी थी और उसकी शादी होने वाली थी। इसी बात से वो नाराज था। वैष्णवी की शादी के बाद से नाराज साहिल शुक्रवार की रात वैष्णवी से मिलने उसके पास पहुंचा था। दोनों बात कर रहे थे और कुछ ही देर में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। अभियुक्त साहिल चाकू लेकर आया था और उसने चाकू से कई बार वार करके वैष्णवी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि घटना के दौरान साहिल ने वैष्णवी के मंगेतर को फोन किया। फोन पर वैष्णवी का मंगेतर दोनों की बातचीत को सुन रहा था। हत्या के बाद आरोपी ने उसी कॉल पर उसके मंगेतर को वारदात की जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के गिरिडीह में सुरक्षा बलों ने 25 लाख का इनामी नक्सली अजय महतो को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा 209 बटालियन को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त अभियान में स्पेशल एरिया कमेटी के शीर्ष कमांडर और 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ मोछो उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया गया। अजय महतो उर्फ टाइगर के खिलाफ झारखंड में हत्या, आईडी विस्फोट, सुरक्षा बलों पर हमला, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और रंगदारी वसूली समेत 240 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। टाइगर 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी नेता मिसिर बेसरा का करीबी सहयोगी माना जाता है। अजय महतो झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था। गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग के सीमावर्ती इलाकों में हुए कई बड़े हमलों की साजिश रचने का आरोप है। इसकी गिरफ्तारी से झारखंड पुलिस को भी एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। गिरिडीह पुलिस के साथ साथ आने वाले समय में हम अपील करते हैं कि जो भी बचे खुचे यहाँ पे नक्सली हैं वो या तो आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ गिरिडीह पुलिस की, झारखंड पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा के बाद अब नतीजों पर भी सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड और यूपी के कानपुर से ऐसे ही मामले सामने आए। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की बीड में नीट यूजी 2026 का रिजल्ट एक बार फिर से विवादों में आ गया। यहां के कुछ छात्रों ने आंसर शीट के नंबर्स और स्कोर कार्ड में मिले नंबर्स के बीच बड़े अंतर का आरोप लगाया। बीड के छात्र सोहम गवते का दावा है कि आंसर शीट के मुताबिक उसे 522 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन स्कोर कार्ड में उसे सिर्फ 95 अंक दिए गए। इस कथित अंतर के बाद सोहम ने नीट के रिजल्ट पर ही सवाल खड़े किए। नंबर के अंतर को लेकर छात्र और अभिभावकों में काफी नाराजगी है। रिजल्ट में सुधार नहीं किया गया तो अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी गई है। छात्रों के अभिभावकों की मांग है कि एनटीए पूरे मामले की जांच करे और स्थिति साफ करे। कानपुर के आर्य ने भी आरोप लगाया कि 2 घंटे के अंदर उन्हें 2 अलग अलग स्कोर दिखाई दिए। मैंने उसको कुछ देर तक ओपन करा 4 से 5 बार, तो वो 540 ही थे। लेकिन जब 1 घंटे बाद मैंने 167 हो गए। तो अब जब लगातार मैं अब ओपन कर रही हूँ तो 167 ही आ रहे हैं, वो 540 वाला नहीं आ रहा है अब। आर्या ने शिक्षा मंत्री और एनटीए को मेल भेजकर मामले की जांच की मांग की है। और बात इस वक्त की बड़ी खबर की करते हैं। गड़बड़ी के दावे पर एनटीए का बयान आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बयान, सभी शिकायतों की जांच की जा रही है। दरअसल नीट पेपर को लेकर शिकायत की गई थी। कई पोस्ट वायरल हुए थे और वायरल पोस्ट के आधार पर दावे की पुष्टि नहीं। एनटीए ने कहा कई ओएमआर शीट फर्जी हैं, कई ओएमआर शीट एआई से बनाई गई हैं, ये भी कहा गया है। एआई जनरेटेड ओएमआर जमा करने पर कार्रवाई की जाएगी।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। परिसीमन बिल पर डीएमके का रुख साफ नहीं हुआ है। सर्वदलीय बैठक के बाद सांसद टी शिवा की तरफ से कहा गया मौजूदा 543 सीट के साथ महिला बिल का समर्थन। परिसीमन से दक्षिणी राज्यों पर असर ना पड़े, यह भी डीएमके की तरफ से कहा गया है। अगर असर पड़ा तो 25 साल के लिए रोक दें, यह डीएमके की तरफ से बयान है। सरकार परिसीमन बिल पर स्पष्ट फॉर्मूला लाए पहले, यह डीएमके की तरफ से मांग रखी गई है। और आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, अगर मिशन 360 की बात करें तो इसमें लगातार ये कयास कि क्या डीएमके की तरफ से समर्थन मिलेगा। अब ये जो बयान है इसमें क्या कहा गया है, क्या समझा जाए? देखिए, आज जो सर्वदलीय बैठक है इसमें जो बिल की सूची जो सभी जो सांसदों को दी गई है, पार्टियों को दी गई है, जो इस मानसून सत्र में आने वाला है, उसमें अभी तक डिलिमिटेशन बिल का जिक्र नहीं है। और ऐसे में जो डीएमके का कहना है कि सरकार पहले बिल का मसौदा लेकर आए, उसके बाद हम अपना स्टैंड साफ करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बिल ऐसा होना चाहिए जिससे दक्षिण के जो राज्य हैं उन पे कोई बुरा असर ना पड़े। और डीएमके का ये भी कहना है कि अगर ऐसा होता है तो फिर जो डिलिमिटेशन को अगले 25 सालों तक फ्रीज कर देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ डीएमके ने यह भी क्लियर किया है कि वो पहले भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते रहे हैं और अगर फिर से सरकार महिला आरक्षण के बिल लाती है तो उसका समर्थन करेंगे। लेकिन वो डिलिमिटेशन बिल को लेकर उनका कहना है कि सरकार एक बार मसौदा लाएगी, फिर हम चर्चा करेंगे, फिर तय करेंगे। दक्षिण राज्यों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ अगर अन्याय होता है तो 25 सालों तक डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया जाना चाहिए, ऐसा डीएमके का कहना है। जी, शुक्रिया आपका आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और अहम खबर, कल राज्यसभा में आएगा वंदे मातरम बिल। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। बिल संसद से पारित होने के बाद वंदे मातरम का अपमान अपराध घोषित हो जाएगा। इसके गायन में बाधा डालने या व्यवधान पैदा करने पर सजा मुकर्रर होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ऑटो 9 शो टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं अनंत कुमार नायर और आज का शो बेहद ही खास रहने वाला है। कहीं मत जाइएगा, सीट बेल्ट बांध दीजिए, हेलमेट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट लॉन्चेस की। आपको दिखाने वाले हैं एक बेहद ही खास रिव्यू या यूं कह लीजिए पहला एक्सक्लूसिव रिव्यू निसान की टेक्टोन का। एमजी भारत में कुछ नया लेकर आ रही है, नाम दिया है अडैप्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत कुछ हो सकता है। और आखिरी में एक नई कंपनी कीवे जिसने इंडियन मार्केट में एंट्री करी है अपने प्रीमियम स्कूटर के साथ। लेकिन शुरुआत स्पीड न्यूज के साथ। ब्रिटिश बाइक निर्माता ट्रायम्फ ने अपनी लिमिटेड एडिशन स्पीड ट्विन 1200 TFC भारत में 21 लाख रुपए एक शोरूम की कीमत पर लॉन्च कर दी है। दुनिया भर में सिर्फ 750 यूनिट बनेगी। हर बाइक पर नंबरिंग होगी। इसमें 1200 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन, 105 हॉर्स पावर ऑल इन सस्पेंशन, ब्रेम्बो स्टाइल MG ब्रेक और कार्बन फाइबर बॉडी पार्ट्स मिलेंगे। डिलीवरी अक्टूबर से शुरू होगी। लग्जरी कार निर्माता लेक्सस ने भारत में नई ES 350h हाइब्रिड सेडान लॉन्च कर दी है। कीमत 66 लाख रुपए। इस 8वीं जनरेशन की ES में मिलेंगे 2 वेरिएंट, एक्सक्लूसिव और लग्जरी। इसमें 2.5 लीटर का हाइब्रिड पावर ट्रेन है जो 244 हॉर्स पावर देता है और 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में 7.7 सेकंड का समय। कंपनी इस गाड़ी के साथ 8 साल की वारंटी भी दे रही है। किया ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV सिरोज EV अनवील कर दी है। बुकिंग शुरू हो चुकी है सिर्फ 25,000 रुपए में। इसमें 42 और 51.4 किलोवाट आर के 2 बैटरी ऑप्शन मिलेंगे। बड़ी बैटरी में 526 किलोमीटर की ARAI रेंज मिलती है, सेगमेंट में सबसे ज्यादा। और 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में ये गाड़ी लेगी सिर्फ 8.1 सेकंड का समय। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पुणे स्थित चाकन प्लांट ने अपनी 30 लाखवीं गाड़ी रोल आउट कर दी है। ये मील का पत्थर बनी इलेक्ट्रिक SUV BE6 2009 में शुरू हुए इस प्लांट ने पिछले 27 महीनों में ही 1 मिलियन गाड़ियां बनाई, जबकि पहला मिलियन बनने में 107 महीने लगे थे। यहाँ 19 मॉडल्स और 450 से ज्यादा वेरिएंट्स बनते हैं। हीरो मोटरकॉर्प अब जर्मनी में उतर चुकी है। ये कंपनी का यूरोप में 5वां बाजार है। इटली, स्पेन, फ्रांस और यूके के बाद अब जर्मनी। ऑस्ट्रिया की KSR ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में एक्सपल्स 200 4V और एक्सपल्स 200 Pro उतारे गए। शुरुआत में 28 से ज्यादा डीलरशिप होगी, साथ में 5 साल की वारंटी। हीरो अब कुल 53 देशों में मौजूद है।
जो ऑटो 9 के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात को समझते होंगे और जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता देते हैं कि ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का बाजार है इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव यही सेगमेंट है। यहाँ पर हर मैन्युफैक्चरर की अपनी सबसे मजबूत गाड़ी को उतार रखा है। मारुति सुजुकी दो गाड़ियों के साथ मौजूद है, उसकी विक्टोरिस मौजूद है, ग्रैंड विटारा मौजूद है। जापानीज कंपनी होंडा की बात करें तो उनकी एलिवेट मौजूद है। कोरियन कंपनी किया और ह्युंडई उन दोनों की तरफ से भी गाड़ियां मौजूद है। किया की सेल्टोस मौजूद है तो ह्युंडई की क्रेटा मौजूद है। वहीं पर यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स का भी अच्छा खासा दबदबा है, वहां पर कुशाक है, टाइगुन है, यानी कि 1 डजन से ज्यादा गाड़ियां मौजूद है। अब सोचिए इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में अगर कोई अब गाड़ी उतारने की कोशिश करेगा तो कितनी मुश्किल होगी एक चैलेंजर बनकर सामने आने में। लेकिन निसान ने वो कोशिश करी है और निसान लेकर आया है अपनी टेक्टॉन इसी कॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में, जो कि रेनो की डस्टर के साथ हाल ही में जो गाड़ी लॉन्च हुई है उसी का प्लेटफॉर्म भी शेयर करती है। लेकिन क्या ये बाइंग कंसिडरेशन में आ सकती है और क्या है टेक्टॉन के बड़े यूएसपी जो कि निसान को इंडियन मार्केट में बचा सकते हैं, ये जानने के लिए हम टेक्टॉन को लेकर एक लंबे सफर पर निकले, दिल्ली टू लद्दाख। आइकॉनिक डस्टर के लॉन्च के बाद पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था उसके निसान काउंटर पार्ट का। वो हो चुका है खत्म क्योंकि आ चुकी है टेक्टॉन। अगर आप एक ऐसी मिड साइज एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो शहर में भी आरामदायक हो और हाईवे पर भी मजबूत महसूस हो तो निसान टेक्टॉन आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। टेक्टॉन में आपको 2 इंजन विकल्प मिलते हैं। पहला है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है और रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए एक अच्छा बैलेंस देता है। दूसरा है 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो मैनुअल के साथ साथ डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी उपलब्ध कराता है। यह इंजन ज्यादा पावरफुल है और हाईवे पर तेज एक्सेलरेशन और आसान ओवरटेकिंग के लिए बेहतर महसूस होता है। दोनों इंजन की पावर डिलीवरी स्मूथ है और कैबिन में इंजन का शोर भी काफी कंट्रोल में रहता है। राइड क्वालिटी इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। खराब सड़कों पर स्पीड ब्रेकर और गड्ढों को यह एसयूवी काफी अच्छी तरीके से सोख लेती है। सस्पेंशन का सेटअप कंफर्ट पर फोकस करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हैंडलिंग कमजोर हो जाती है। हाई स्पीड पर भी टेक्टॉन अच्छी तरह से सड़क पर टिकी रहती है और कॉर्नरिंग के दौरान बॉडी रोल कंट्रोल में रहता है। स्टीयरिंग हल्का है जिससे शहर में पार्किंग और यू टर्न लेना आसान हो जाता है। वहीं स्पीड बढ़ने पर इसमें अच्छा वेटेज आ जाता है जिससे ड्राइवर का कॉन्फिडेंस बना रहता है। ब्रेकिंग भी भरोसा जगाती है, ब्रेक्स में अच्छा बाइट मिलता है और अचानक रुकने की स्थिति में भी एसयूवी कंट्रोल में रहती है। अगर कुछ कमियां निकाले तो एंथुसियास्टिक ड्राइवर्स को इसकी ट्यूनिंग थोड़ी ज्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड लग सकती है। वहीं 1 लीटर इंजन को ज्यादा पावर चाहने वाले ड्राइवर्स थोड़ा सीमित महसूस कर सकते हैं, जबकि 1.3 लीटर टर्बो या डीसीटी सेटअप ज्यादा परफॉर्मेंस और सुविधा पसंद करने वालों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। कुल मिलाकर निसान टेक्टॉन एक ऐसी एसयूवी है जो स्पोर्टी होने के बजाय संतुलित और परिपक्व ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। अगर आपकी प्राथमिकता आरामदायक राइड, अच्छा हाईवे स्टेबिलिटी, रिफाइंड इंजन और फैमिली फ्रेंडली ड्राइविंग है तो टेक्टॉन निश्चित तौर पर आपकी शॉर्ट लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आप ज्यादातर शहरों में ड्राइव करते हैं और एक फ्यूल एफिशिएंट कार चाहते हैं देन बाय द टेक्टॉन 1 लीटर टर्बो जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 10.49 लाख रुपीस से। अगर आप एक पावर हंग्री इंसान हो और अनएक्सप्लोर्ड पाथ को एक्सप्लोर करना चाहते हो देन बाय द टेक्टॉन 1.3 लीटर टर्बो जो जा सकती है अप टू 18 लाख रुपीस। इनोवेशन ये शब्द अगर किसी कंपनी के साथ पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा फिट बैठता है ना तो वो होगी एमजी मोटर्स, जिसने अपने लिमिटेड मींस के साथ एक बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करी। वो चाहे विंडसर हो, कॉमेट हो, हेक्टर हो, इन सभी गाड़ियों के साथ कुछ ना कुछ नया करने की एमजी ने कोशिश करी। अब एमजी और कुछ बड़ा करने वाला है। जी हाँ, एमजी अब दिखा रहा है अपनी वो टेक्नोलॉजी जिससे कि आने वाली गाड़ियां कुछ नया लेकर आएंगी, कुछ खास लेकर आएंगी। अडैप्ट ये है उस प्लेटफॉर्म शेयरिंग टेक्नोलॉजी का नाम जहां पर आप हाइब्रिड, आइस, इलेक्ट्रिक सभी कुछ एक प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं। लेकिन ये पूरा मामला हम आपको तफसील से समझा देते हैं और क्यों ये एमजी के लिए बन सकता है गेम चेंजर।
MG मोटर इंडिया ने अपनी फ्यूचर मोबिलिटी टेक्नोलॉजी से पर्दा उठा दिया है और उसका नाम है एडैप। ये टेक्नोलॉजी जो है इस पर बेस्ड होंगी कंपनी की फ्यूचर में आने वाली इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स। MG एडैप यानी एडवांस ड्राइवर आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, ये है इंडिया का पहला मल्टी पावर ट्रेन न्यू एनर्जी व्हीकल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है फ्लेक्सिबिलिटी। एक ही आर्किटेक्चर पर ईवी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप किए जा सकते हैं। MG के मुताबिक एडैप्ट सिर्फ अलग पावर ट्रेन्स को सपोर्ट नहीं करता बल्कि फ्यूचर रेडी आर्किटेक्चर भी है। इसका फोकस बेटर ड्राइविंग रेंज, फास्टर चार्जिंग, इंप्रूव्ड सेफ्टी, रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस और क्विकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर है। एडैप्ट प्लेटफॉर्म कंपनी अपनी अपकमिंग हेक्टर हॉक में ऑफर कर सकती है और ये नेम बैज अभी इंडियन मार्केट के लिए एक्सक्लूसिव है। दूसरी हो सकती है योलिंक स्टारलाइट 560 जो कि अभी चाइनीज मार्केट में बेची जा रही है, बट इंडिया में इस कार को डिफरेंट नेम बैज के साथ बेचा जाएगा। अब यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के कई फायदे हैं और नुकसान भी। फायदों की बात कर लें तो फायदे ये हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पर ईवी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर मॉडल्स मिलेंगे। बेटर रेंज, फास्टर चार्जिंग और इंप्रूव्ड ड्राइविंग एफिशिएंसी का प्रॉमिस भी करता है ये प्लेटफॉर्म, और साथ ही साथ कॉमन प्लेटफॉर्म की वजह से डेवलपमेंट कॉस्ट और लॉन्च टाइम कम हो सकता है, जिसका बेनिफिट कस्टमर्स को भी मिल सकता है। अब यहाँ पे इसके कई नुकसान भी हैं। पहला नुकसान ये है कि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है, इसलिए लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी अभी प्रूव नहीं हुई है। हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर सिस्टम्स ईवी के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से इनिशियल व्हीकल प्राइसिंग प्रीमियम हो सकती है। प्लेटफॉर्म के कोर में दिया गया है डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन, डेडिकेटेड बैटरी सिस्टम, इंडिया का पहला 10-in-1 इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट और दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन। इन सबको कंट्रोल करता है इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जो ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से ऑटोमेटिकली पावर सोर्स चूज करता है। तो MG का ये नया एडैप्ट प्लेटफॉर्म साफ साफ दर्शाता है कि कंपनी बिल्कुल रेडी है अपने नए व्हीकल्स पे ये नया प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंट करने के लिए और फ्यूचर फ्यूल्स को अडॉप्ट करने के लिए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सबसे पहले MG इस नए प्लेटफॉर्म पे कौन सी गाड़ी इंट्रोड्यूस करेगा। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में एक नई कंपनी ने एंट्री मारी है। नाम है कीवे और हाइपरवोल्ट R के नाम से उसने अपना एक प्रीमियम स्कूटर बाजार में उतारा है। 2.3 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये स्कूटर पकड़ सकता है। 115 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है और 180 किलोमीटर की इसकी रेंज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये TVS और एथर जैसी कंपनियों को मुकाबला दे पाएगा? तो आज करते हैं हम स्कूटर का एक डिटेल वॉक अराउंड और मैं बताता हूं कीवे के इस फ्यूचरिस्टिक स्कूटर में आपको क्या क्या मिलता है। पहली नजर में हाइपरवोल्ट R ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकल कर आया हो। डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, मैक्सी स्कूटर स्टाइलिंग और दमदार रोड प्रेजेंस इसे भीड़ से अलग बनाती हैं। 140 kg का वेट हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी देता है, लेकिन अगर पार्किंग में थोड़ा तिरछा खड़ा हो तो जिम की मेंबरशिप याद आ सकती है। इसमें मिलता है 5.04 किलोवाट आवर बैटरी, जिसकी क्लेम्ड IDC रेंज 180 किलोमीटर की है। फास्ट चार्जिंग के साथ 0 to 80% सिर्फ 3 घंटे में हो जाती है। 12 किलोवाट आवर पीक पावर, 72 Nm टॉर्क, 0 to 40 kmph सिर्फ 2.3 सेकंड में और 115 kmph की टॉप स्पीड। मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर लोग पूछ सकते हैं, भाई ये स्कूटर था या मिसाइल। फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है। 5 इंच TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट राइडिंग मोड्स, डुअल चैनल ABS, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर पार्किंग कैमरा, इंटेलिजेंट क्रूज कंट्रोल एंड ADAS। इतने फीचर्स हैं कि कार्स भी सोच रही होंगी इतना तो हमारे पास भी नहीं है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। 2 लाख के करीब की प्राइस इसे हर किसी के लिए इजी बाय नहीं बनाती। कीवे का सर्विस नेटवर्क अभी एथर, TVS या ओला जितना बड़ा नहीं है, इसलिए छोटे शहरों के बायर्स को सर्विस अवेलेबिलिटी पहले जरूर चेक करनी चाहिए। यह भारत में बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और बैटरी परफॉर्मेंस का असली टेस्ट अभी बाकी है। 140 kg का वेट नए राइडर्स और रोजाना पार्किंग के दौरान थोड़ा हैवी फील हो सकता है। हंगरी की कीवे, जो QJ मोटर ग्रुप का हिस्सा है, भारत में अपना पहला प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आई
गई है। इसकी कीमत करीब 1.99 लाख एक शोरूम रखी गई है, यानी अब मुकाबला सिर्फ सस्ता होने का नहीं बल्कि सबसे स्मार्ट होने का है। सो कमिंग टू वर्डिक्ट, यहाँ पे ये स्कूटर अपने सेगमेंट में डायरेक्टली compete करता है एथर 450 एपेक्स, यामाहा EC06 और साथ ही साथ सुजुकी EXS से। ओवरऑल आई वुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फीचर लोडेड स्कूटर आउट इन द इंडियन मार्केट एट दिस प्राइस पॉइंट। और इसके जो राइवल्स हैं वो आपको थोड़े से सस्ते फील होंगे इसके मुकाबले, बट यहाँ पे जितनी आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं स्कूटर को जस्टिफाई करते हैं। तो आज के द ऑटो 9 शो में इतना ही। मुलाकात होगी अगले हफ्ते रविवार 1:20 पर TV9 भारतवर्ष पर। तब तक के लिए नमस्कार।